ये कहानी शुरू होती है केसी जॉर्ज एंड उसकी पत्नी रेचल से। जॉर्ज एंड रेचल ने अपनी पूरी जवानी कुवैत की गर्मियों में काम करके बिताई थी। उनका सिर्फ एक ही सपना था कि रिटायरमेंट के बाद वापस अपने गांव आना एंड यहाँ आके एक ऐसा बंगला बनाना जो पूरे केरला में किसी का नहीं हो। 1970s के एंड में उनका ये सपना पूरा होता है। उन्होंने बनाया करिकन विला। ये एक घर नहीं, एक महल था। महंगा फर्नीचर, विदेशी गैजेट्स एंड चमचमाता हुआ मोज़ैक फ्लोर। रेचल को अपना घर इतना प्यारा था कि वो किसी को जूते पहनकर अपने घर के अंदर भी नहीं आने देती थी। पर इतना सब होने के बाद में भी घर पूरा खाली था। रेचल और जॉर्ज की खुद की कोई औलाद नहीं थी। 7 अक्टूबर 1980 सुबह के 6:30 बजे जब नौकरानी गौरी करिकन विला पहुंची तो उसे सब कुछ बहुत अजीब लगा। घर का गेट खुला हुआ था और अंदर से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। जैसे ही वो हॉल में एंटर होती है उसकी चीखें निकल जाती हैं। हॉल में जॉर्ज की लाश खून से लथपथ पड़ी हुई थी एंड थोड़ी ही दूर किचन के पास में रेचल की भी। उन्हें इतनी बेरहमी से मारा गया था कि पूरा फ्लोर लाल हो चुका था। पूरा गांव सदमे में था। पुलिस ऑफिसर सेबी मैथ्यूज जब मौके पर पहुंचे तो उन्हें पहले तो लगा कि ये प्रोफेशनल रॉबरी है। घर का सारा सोना और कैश गायब था। पर जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती गई कहानी उलझती चली गई। पुलिस के सामने कुछ ऐसे सवाल थे जिनका जवाब नहीं मिल पा रहा था। पहला, पुलिस को टेबल पे आधा खाया हुआ फ्रूट मिला। मतलब कातिल इतने सुकून में था कि आराम से बैठकर फ्रूट खा रहा था। दूसरा, कोई फोर्स एंट्री के निशान नहीं थे। मतलब जॉर्ज एंड रेचल कातिल को पहले से जानते होंगे, इसीलिए वो इतना इजीली घर के अंदर घुस पाया। तीसरा, रेचल कभी भी किसी को जूते पहनकर अपने घर में नहीं घुसने देती थी। तो जो हनीकॉम स्ट्रक्चर के फुटप्रिंट्स मिले हैं फ्लोर पे, वो किसके हैं? जॉर्ज एंड रेचल ऑलरेडी बहुत ओल्ड थे, तो उन्हें कोई क्यों मारना चाहेगा? एंड इसी के जवाब में पुलिस 2 जनों को सस्पेक्ट बनाती है। सबसे पहला शक गया राघवन पर, जिसने ये घर बनाया था। उसका और जॉर्ज का कुछ दिन पहले झगड़ा भी हुआ था पैसों को लेकर। पुलिस ने उसे उठाया, 3rd डिग्री इंट्रोगेशन करी, बट वो निर्दोष निकला। दूसरा, जब पुलिस जॉर्ज के रूम में इन्वेस्टिगेट कर रही थी तो उनको कुछ ऐसे पेपर्स मिले जिसमें कुवैत से राइवलरी का जिक्र था। पुलिस को ये लगा कि हो सकता है हिटमैन भेजे हों मारने के लिए। एंड ये थ्योरी मजबूत भी इसलिए हो जाती है बिकॉज जो हनीकॉम स्ट्रक्चर के स्नीकर्स के प्रिंट मिले थे वो वहाँ पे कहीं पे मिलते नहीं थे, वो विदेशी जूतों के प्रिंट्स थे। पर इस थ्योरी में भी एक फ्लॉ था कि अगर प्रोफेशनल हिटमैन्स हायर किए थे उनको मारने के लिए तो वो उनके साथ बैठ के चाय कैसे पी सकते हैं। पुलिस जब घर की नौकरानी गौरी से पूछताछ कर रही थी कि वो कितनी बजे आती है एंड ऑल, उसी टाइम फॉरेंसिक टीम को बाहर कार के टायर के मार्क्स मिलते हैं। पुलिस ने जब पड़ोसियों से पूछताछ करी तो एक ने बताया कि हाँ, एक एम्बेसडर कार आई तो थी लेट नाइट, बट उनको ये नहीं पता कि उसमें कौन था बिकॉज ये कपल ज़्यादा सोशलाइज नहीं होता था किसी से भी। नेक्स्ट डे जब ऑटोप्सी की रिपोर्ट आती है तो उसमें जॉर्ज को 18 बार स्टैब किया गया था एंड क्राइम सीन पर जॉर्ज एंड रेचल के साथ एक और ब्लड का सैंपल मिलता है। इससे कंफर्म होता है कि कोई तीसरा पर्सन भी वहाँ था एंड डेफिनेटली ये ब्लड किलर का ही होगा, एज किलर भी उस दिन इंजर्ड हुआ होगा हाथापाई में। अब पुलिस को ये लग रहा था कि डेफिनेटली गौरी कुछ तो छुपा रही है। जब पुलिस ने उसको क्राइम सीन के पिक्स दिखाए तो वो इमोशनल हो गई एंड तेज तेज रोने लगी, एज वो काफ़ी क्लोज थी रेचल के। उसने बताया कि एक दिन पहले जब वो काम ख़त्म करके निकल रही थी उस टाइम पे रेचल बहुत खुश थी एंड रेचल ने उसे बताया भी था कि मेरा कोई मदरसाइल मौन आने वाला है। मदरसाइल मौन का मतलब होता है सन फ्रॉम मद्रास, एंड वो उसके लिए कुछ स्पेशल आइटम्स भी बेक कर रही थी। एंड जब पुलिस जॉर्ज के कमरे की तलाशी लेती है तो उनको एक ब्लू टॉवल मिलता है जिस पर लिखा होता है एक्सप्रेस लॉन्ड्री मद्रास। एंड अब पुलिस को लगता है कि इस रिलेटिव का कुछ तो कनेक्शन है जॉर्ज के मर्डर के साथ, तो वो जॉर्ज के सारे रिलेटिव्स की लिस्ट निकालने लगती है जो जो मद्रास से होते हैं। इनिशियली तो पुलिस को ये लगता है कि शायद ये जॉर्ज और रेचल का अडॉप्टेड सन होगा, एज जॉर्ज एंड रेचल की खुद की कोई औलाद नहीं थी, तो हो सकता है कि उनने किसी को अडॉप्ट किया हो। बट देन उनको पता चलता है कि जॉर्ज का एक नेफ्यू है जो जॉर्ज एंड रेचल के बहुत क्लोज होता है एंड दोनों उसको अपने सन की तरह ट्रीट करते हैं
एंड यहीं से एंट्री होती है रेने जॉर्ज की। अब पुलिस रेने के बारे में और जानने के लिए सीधा मद्रास पहुंच जाती है। वहाँ रेने से डायरेक्ट क्वेश्चनिंग करने की जगह पुलिस सीधा उसके हॉस्टल रूम में जाती है एंड वहाँ उन्हें जो चीज़ें मिलती हैं वो देख के वो लोग शॉक हो जाते हैं। रेने के रूम से पुलिस को अल्कोहल एंड ड्रग्स मिलते हैं। दैट मीन्स रेने वॉज अ ड्रग एडिक्ट। अब पुलिस रेने को इंट्रोगेशन के लिए बुलाती है एंड रेने वही हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर के जूते पहन के जाता है इंट्रोगेशन में। दिस मीन्स उसको किसी चीज़ का डर ही नहीं था, वो बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स्ड होता है। पुलिस उससे पूछती है कि वो क्यों नहीं आया जॉर्ज एंड रेचल के फ्यूनरल में, तो वो बहाना मारता है कि आई वॉज नॉट वेल एंड उसे अभी पता चला है उनके साथ क्या हुआ है। पुलिस जब अपने स्टाइल में रेने से इंट्रोगेशन करना स्टार्ट करती है तो रेने बताता है कि 1953 में केरला के एक गांव में उसका जन्म हुआ था। ही वॉज बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन अ क्रिश्चियन मिशनरी होम एंड उसके पेरेंट्स का बहुत बिलीव था जीसस क्राइस्ट में। बट वो उसके पेरेंट्स के बिल्कुल ऑपोजिट था। उसका कोई इंटरेस्ट नहीं था इन सब चीज़ों में, उसको तो बस मस्ती करनी थी अपने रिच फ्रेंड्स के जैसे। उसके फ्रेंड्स को तो पॉकेट मनी मिलती थी रेगुलरली, बट उससे कोई पॉकेट मनी नहीं मिलती थी, तो वो अपने घर में ही चोरी करने लगता है टू सपोर्ट हिज लाइफ स्टाइल। ऑब्वियसली उसके पेरेंट्स से बिल्कुल नहीं बनती थी। उसके इन टोटल 7 सिबलिंग्स थे जो सारे ही बहुत डिसिप्लिन्ड एंड मैनर थे। वो इकलौता ही ऐसा था घर में। सिर्फ 9th क्लास में ही उसने दारू पीना एंड झगड़े करना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से उसको कई बार स्कूल से रेस्टिकेट भी किया गया था एंड इसी कारण उसको पढ़ाई आधे में ही छोड़नी पड़ती है एंड अब उसकी किसी से भी नहीं बनती थी, जिसके कारण उसके ग्रैंड पेरेंट्स उसको अपने घर पे लेके चले गए। वहाँ उसको वो फ्रीडम मिली जो उसको अपने घर पे कभी नहीं मिली थी एंड इसी कारण वो और ज़्यादा बिगड़ता चला गया। वो कॉलेज में स्टूडेंट पॉलिटिक्स में काफ़ी एक्टिव था एंड आप लोग जो भी कॉलेज गए होंगे उनको पता ही होगा कि कॉलेज पॉलिटिक्स में कितनी लड़ाइयाँ होती हैं एंड इसी चीज़ के कारण वो और ज़्यादा बिगड़ने लगा। इन्हीं लड़ाइयों के कारण उसको कॉलेज से भी निकाल दिया था एंड अब वो मद्रास शिफ्ट हो गया था अपने 3 बेस्ट फ्रेंड्स के साथ, जिनका नाम था गुलाम मोहम्मद मॉरिशस से, गुना शेखरन मलेशिया से एंड किबलो डैनियल केन्या से। वो सब एक ही रूम में रहते एंड मोस्टली पॉट एंड जैम पार्टीज किया करते थे। वो अब एक ड्रग पैडलर भी बन गया था, क्योंकि ड्रग्स बाय करना एंड अपनी लाइफस्टाइल को सपोर्ट करना वाज नॉट इनएक्सपेंसिव एट ऑल। अब तक तो रेने एक छोटा मोटा ड्रग पैडलर था, बट उसे बहुत सारे पैसे कमाने थे एंड एक बड़ा ड्रग ट्रैफिकर बनना था एंड उसके लिए उसे हाई वॉल्यूम में ड्रग्स चाहिए थे एंड ड्रग्स खरीदने के लिए बहुत सारे पैसे। तो उसने एक प्लान बनाया। उसने अपने फ्रेंड्स को बताया कि उसके अंकल आंटी बहुत ही ज़्यादा रिच है, तो अपन उनके घर जाएंगे एंड मौका देखकर उनको बांध देंगे एंड सारा गोल्ड एंड कैश लूट कर भाग जाएंगे। द मोस्ट डिस्टर्बिंग पार्ट इज कि रेने जॉर्ज का नेफ्यू था। जॉर्ज एंड रेचल उसके बहुत ही ज़्यादा क्लोज थे एंड क्योंकि उनकी खुद की कोई औलाद नहीं थी तो वो रेने को अपने बेटे जैसा रखते थे। 6 अक्टूबर 1980 वो सब अपनी एम्बेसडर कार में करिकन विला पहुंचते हैं। जैसे कि नौकरानी गौरी ने बताया था कि जॉर्ज एंड रेचल बहुत ज़्यादा खुश थे उसके आने से, बट उनको ये नहीं पता था कि वो अकेला नहीं अपने 3 दोस्तों को साथ में ला रहा है। स्टिल रेचल उन सबका बहुत अच्छे से वेलकम करती है। रेने उन तीनों को इंट्रोड्यूस कराता है रेचल से एंड वो सब ड्राइंग रूम में जाकर बैठ जाते हैं। इस वक्त जॉर्ज लिविंग रूम में बैठकर टाइम मैगजीन्स पढ़ रहा होता है एंड रेचल रेने एंड उसके फ्रेंड्स को स्नैक्स ऑफर करती है। रेने रेचल को पानी के बहाने किचन में भेजता है। जैसे ही रेचल किचन में जाती है, रेने एंड उसका फ्रेंड गुनू शेखरन नाइफ निकाल के जॉर्ज को पीछे से हमला कर देते हैं। जॉर्ज बहुत डर जाता है एंड चिल्लाने लगता है। रेचल उसकी आवाज़ सुन किचन से भागती हुई आती है एंड देखती है कि रेने एंड उसका फ्रेंड जॉर्ज को बहुत ब्रूटली स्टैप कर रहे हैं। ये सब देखकर रेचल बहुत डर जाती है एंड तेज से चिल्लाने लगती है। उसी वक्त जो 2 किलर होते हैं, किबलो एंड गुलाम, वो रेचल को वाटर बॉटल से तेज से पीछे सर पे मारते हैं। रेचल वहीं पे बेहोश हो जाती है, स्ट्रोक इतना तेज होता है। 63 का होने के बावजूद जॉर्ज काफ़ी फिट होता है। इतनी स्टैबिंग होने के बाद भी वो फाइट बैक करता है एंड इसी हाथापाई में रेने के हाथ पे भी डीप कट्स आ जाते हैं एंड वो भी ब्लीड करने लगता है।
एंड जो ऑटोप्सी में थर्ड ब्लड मिला था वो रेने का ही था। ये चीज़ बाद में ब्लड टेस्ट करके पुलिस ने कंफर्म भी करी थी। इतने स्टैबिंग के बाद जॉर्ज की डेथ हो जाती है, बट रेचल अभी भी बेहोश थी। तो ये लोग रेचल के पेट में एक चाकू ढोप देते हैं एंड उसको वहीं छोड़ देते हैं, जिससे इवेंचुअली रेचल की भी डेथ हो जाती है। सोचो, उनका खुद का नेफ्यू जिसे उनने बचपन से बड़े होते हुए देखा है एंड जिसे उनने इतनी प्यार एंड केयर भी दी, उसने 2 सेकंड नहीं सोचा उनको मारने के लिए, सिर्फ कुछ गोल्ड एंड कैश के लिए। ये सोचकर ही सेल्फ डाउट होने लगता है कि कोई इतना हार्टलेस कैसे हो सकता है। इतना सब होने के बाद भी वो आराम से बैठकर अपनी चाय एंड सिगरेट ख़त्म करते हैं। देन वो तिजोरी तोड़ते हैं एंड वहाँ से सारा गोल्ड, कैश एंड रोलेक्स वॉचेस लूटते हैं, एविडेंसेस डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं एंड देन वहाँ से भागते हैं। सिंस फाइट की वजह से रेने के हाथ में कट्स आने के कारण वो पहले हॉस्पिटल जाते हैं एंड देन वहाँ से ट्रीटमेंट करा के मद्रास भाग जाते हैं। मद्रास पहुँचने के बाद वो लोग लूट का सामान आपस में बांट लेते हैं। ये सब सुनने के बाद पुलिस चारों को गिरफ्तार कर लेती है एंड उन पर केस शुरू होता है, जिसमें रेने खुद गिल्टी प्ली कर लेता है। चारों को लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा होती है। अब आपको लग रहा होगा कि इट ऑल एंड्स हियर, बट नहीं, देयर इज मोर टू कम। जेल में जाने के बाद रेने में कोई अच्छे चेंजेस नहीं आते हैं, उल्टा वो हार्डकोर क्रिमिनल बन जाता है। जब रेने जेल में होता है तो उसको एक डायरेक्टर अप्रोच करता है उसकी लाइफ पे मूवी बनाने के लिए। उस डायरेक्टर को राइट्स चाहिए होते हैं, जिसके बदले वो रेने को बहुत अच्छा अमाउंट देता है, जिसको वो यूज़ करता है जेल में अपनी लाइफ को लैविश बनाने के लिए। यस, उसके केस पर 1982 में एक मूवी बनी है जिसका नाम था मद्रसाइल मॉन। एंड आयरनी देखो, ये एग्जैक्ट वर्ड्स रेचल ने गौरी को कहे थे। खैर, वो अंदर रहकर अपने कॉन्टैक्ट्स बढ़ाने लगता है एंड खुद को प्रिपेयर करने लगता है कि इनोवेटिव तरीके से और क्राइम्स कैसे कमिट कर सकता है वो जब वो जेल से बाहर आएगा। वो बस वेट कर रहा था कि कब वो बाहर जाए और इससे भी हीनियस क्राइम्स कमिट करे। उसको जेल से पेरोल मिली भी ताकि वो अपने पेरेंट्स से मिल पाए, बट उसके इरादे तो बैंक लूटने के थे। रेने के पेरेंट्स उसके लिए रोज़ प्रे एंड फास्टिंग करते थे ताकि वो जीसस के पाथ पर चल सके, बट उसको उस पाथ पे बिल्कुल नहीं जाना था। ही वॉज एन्जॉइंग दिस लाइफ। एक दिन जब रेने अपने लूट की तैयारी कर रहा होता है फॉर द डिसाइडेड डेट जब वो अपने प्लान को एग्जीक्यूट करेगा, उसी वक्त उसकी मॉम उसको बुलाती है एंड बोलती है कि तुमसे कोई मिलने आया है। जब वो बाहर जाके देखता है तो अपीयरेंस से तो उसको ऐसा लगता है कि कोई अंडरवर्ल्ड से आया होगा, बट जैसे ही वो उसके हाथ में बाइबल देखता है वो समझ जाता है कि कोई चर्च से है। वैसे तो रेने बहुत ज़्यादा नास्तिक होता है, बट इस बार पता नहीं कैसे वो बंदा रेने को कन्विंस कर लेता है कि वो उसके साथ में चर्च जाए। कुछ दिन वहाँ रेगुलर जाने के बाद में रेने में चेंजेस आने लगते हैं एंड वो स्पिरिचुअल पाथ पर चलने लगता है। एंड अब उसको एनलाइटनमेंट मिलने लगती है कि उसने लाइफ में कितने बुरे काम किए हैं। फर्स्ट टाइम इन हिज लाइफ ही क्राइड सो बैडली, एंड यही वो मोमेंट होता है उसकी लाइफ का जिसने उसकी लाइफ पूरी बदल के रख दी। इस बार जब वो जेल वापस जाता है तो उसके हाथ में एक बाइबल होती है। इनिशियली तो उसके प्रिजन मेट्स एंड जेलर्स को लगता है कि ये बाना मार रहा है जिससे उसकी सज़ा कम हो सके, बट आफ्टर मंथ्स लोग उसके साथ जुड़ने लगते हैं एंड स्पिरिचुअल प्रीचिंग्स देने लगते हैं। 15 साल की सज़ा काटने के बाद वो जेल से बाहर आता है एंड आज वो अपनी वाइफ के साथ में मिशनरी चैरिटी वर्क्स कर रहे हैं बेंगलोर में। रेने जॉर्ज ने अपनी बाकी की ज़िंदगी भलाई में लगा दी, पर सवाल ये है कि क्या भलाई करने से पिछले पाप धुल जाते हैं। रेचल एंड जॉर्ज ने अपनी पूरी ज़िंदगी की सेविंग लगाकर करिकन विला बनाया था एंड आज वो बंगलो वीरान पड़ा हुआ है। उन्होंने सोचा था कि उस घर में सुकून से रहेंगे एंड एक ही पल में उनके सारे सपने ख़त्म हो गए, वो भी किसी अपने की वजह से। ये केस हमें सिखाता है कि हम दुश्मनों से तो लड़ लेंगे, पर उन अपनों का क्या जो सामने तो हमारी खुशी की दुआ करते हैं पर पीछे ही हमारी कब्र भी खोदते। आपको क्या लगता है कि क्या रेने जॉर्ज को माफ़ कर देना चाहिए? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। सो गाइस, दिस वाज द केस ऑफ करिकन विला। अगर आपको ऐसी ही क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज देखना पसंद है तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू अस, बिकॉज
हम लोग ऐसी ही डॉक्यूमेंट्रीज बनाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।